महिलाएं भी थीं जिन्होंने देश नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार इस शीतकालीन सत्र में संसद का आज से गतिरोध टूटा। कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो उस बैठक के बाद सहमति बनी और उसके बाद आज गतिरोध टूटा। आज कुछ चर्चा हो रही है, लेकिन जो चर्चा हो रही है उसमें भी गतिरोध डालने और उसमें भी अपने एजेंडे को आगे रखने की कोशिशें हो रही हैं। चाहे वो अडानी पर आई रिपोर्ट हो, अमेरिका से आया हुआ समन हो, या फिर संभल का मामला हो। तो संभल के मामले पर काफी चर्चा हो रही है और संभल के मामले पर जबरदस्त सियासत हो रही है। संभल के मामले पर वहां से लेकर यानी संभल से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर संसद तक सियासत हो रही है। तो आज हमारी जो खास चर्चा है खास मेहमानों के साथ, वो इसी पर है कि संभल में सियासत जो है वो बड़ी जबरदस्त हो रही है और कई सवाल उठ रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। और ये भी कि इसमें जो असली दोषी हैं उनका भी चेहरा अब सामने आ रहा है धीरे धीरे पुलिस जांच में। तो इस पर आज खास चर्चा होगी और इसके बाद बात होगी कि जो फ्रीबी की पॉलिटिक्स है उसकी मार की खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहे। हाल के दिनों में हिमाचल से कई खबरें आई हैं। एक और खबर आ गई, हिमाचल ने कर्ज लेने के मामले में लिमिट पार कर लिया, लेकिन उसके बावजूद इस बार पेंशन, जो राज्य के रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको सुक्खू सरकार पेंशन नहीं दे पाई है। तो इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। देश में 3 नए कानूनों के सफल कार्यान्वयन को पीएम मोदी ने देश को किया समर्पित। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री ने की कानूनों की समीक्षा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में शमसी शाही मस्जिद है या नीलकंठ महादेव मंदिर, इससे जुड़ी याचिका सुनने लायक है या नहीं, इस पर स्थानीय अदालत में सुनवाई। संसद के शीतकालीन सत्र में आज पहली बार चला प्रश्नकाल। मणिपुर, बांग्लादेश, संभल और अडानी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग के साथ विपक्ष का वॉकआउट। राज्यसभा में भी गूंजा संभल का मुद्दा। विपक्षी इंडी गठबंधन में लगातार बड़ी हो रही है दरार। तृणमूल की ओर से ममता बनर्जी को कमान देने की अब पुरजोर मांग। हिमाचल में फ्रीबी की एक और मार। कर्ज की लिमिट को पार करने के बावजूद अभी तक पेंशन नहीं दे पाई सुक्खू सरकार। और चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर आज बांग्लादेश की कोर्ट में सुनवाई 2 जनवरी तक टली। हाईकोर्ट में भारतीय टीवी चैनलों के प्रसारण को निलंबित करने की भी याचिका दायर। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आखिरकार संसद के शीतकालीन सत्र का गतिरोध टूटा। कल जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, तो उसके बाद गतिरोध टूटा है। तो संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन, आज छठा दिन है, तो आज संवाद में तेजी आई और गतिरोध थोड़ा सा टूटा है। दोनों सदनों में पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने मुद्दे उठाए। दरअसल एक दिन पहले यानी कल ही जो लोकसभा अध्यक्ष की मीटिंग में सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन और वॉकआउट से तौबा करके आज सभी सांसद सदन में लौट आए हैं। लेकिन अडानी जो मामला है उसमें कांग्रेस पार्टी की राजनीति अभी भी बड़ी जबरदस्त जारी है। सदन आज भी शुरू होने से पहले इंडी गठबंधन के दलों ने अडानी और संभल मामले पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहीं, लेकिन टीएमसी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई।
साथ ही सपा ने भी इस प्रदर्शन से अपना किनारा कर लिया। तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश को चलाने के लिए संसद का चलना बहुत जरूरी है। विपक्ष के भी सांसद महसूस करते हैं कि सदन को बाधित करना किसी के हित में नहीं है। तो सवाल यह है कि पिछले 5 दिनों में संसद की कार्रवाई सिर्फ 75 मिनट हो पाई। तो देश के करोड़ों रुपए के खर्च की बर्बादी के साथ यह गतिरोध देश को एक नई दिशा देने के प्रयास को रोकता है। लेकिन इस गतिरोध को अंजाम देने में खुद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही सबसे ज्यादा एक्सपोज हुई। अडानी के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन से प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। टीएमसी ने विपक्षी गठबंधन में ममता बनर्जी को नेतृत्व देने की मांग कर डाली है। तो दूसरे सहयोगी राहुल गांधी के अड़ियल रुख से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। तो जाहिर है कि वोट बैंक की सियासत में क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को अपना कंपटीटर मानती हैं। इसीलिए ये जो तालमेल है इसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है और इस तरह से एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रही हैं विपक्ष के अंदर शामिल पार्टियां। तो इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद नहीं चलने से देश का बहुत नुकसान होता है। पार्लियामेंट में जैसा मेंबर्स का बिहेवियर है वो सब देश देखता है और पार्लियामेंट का बहुत तरीके होते हैं चलाने का। रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस, कई चीज़ें होते हैं जिसको पालन करना होता है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो देश कैसे चलेगा? देश को चलाने के लिए भारत का संसद चलना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है जो बहुत सा लोगों को पता नहीं है, पार्लियामेंट ठीक से अगर नहीं चलेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान देश को होता है और अपोजिशन एमपीज को होता है। सरकार का काम तो करते रहेंगे, हम बिना चर्चा का भी हम पारित कर सकते हैं क्योंकि मेजॉरिटी है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं लगता है, इसलिए हम चर्चा चाहते हैं। तो वक्फ संशोधन पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि सदन चलने से लोगों की समस्या का समाधान निकलता है। ऑल पार्टी मीटिंग में रिक्वेस्ट किया था, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया था, स्पीकर साहब ने, संसदीय कार्य मंत्री ने, क्योंकि ये सदन हमारा है। ये सदन सदस्यों को अधिकार मिलता है कि हम उनके सवालों का जवाब दे सकें। पूरे एक सप्ताह पूरे हंगामे को भेंट चढ़ गया। आखिर विपक्ष किस लिए चुन करके आया? क्वेश्चन आवर हमारा होता है, हम अपने क्षेत्र के देश के सवालों को पूछ सकते हैं, उसको नहीं चलने दिया। दूसरे सप्ताह का भी पहला दिन नहीं चला। अब कम से कम स्पीकर साहब भी पहल कर रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री, मैं तो अपील करूंगा कि सदन चलने देना चाहिए। वहीं टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई नेता ही नहीं है। Congress has made experience. Congress has done it. All experiments have been made, but they have failed. Other leaders, they have also tried, failed. Remaining 3 persons are there. Mamta Diya is there, Stalin is there, and the Hemant Soren is there. These are 3 persons. Out of 3, you can find out that Mamta ji is having worst experience in the parliamentary democracy politics. वहीं बीजेपी के नेता श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में अब दम नहीं रहा। गठबंधन का स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं, कभी टीएमसी नहीं रहता, कभी आप नहीं रहता, ऐसे ही चलता है। कांग्रेस जिस जगह पे भी जनता का बस चले जाते हैं, जनता उसको ठुकरा देता है। अभी कांग्रेस का एक ही जगह बन गया, ये पार्लियामेंट का गेट, नहीं तो पार्लियामेंट का भीतर सभा को नहीं चलने देना, यही कांग्रेस का एजेंडा है। और तृणमूल कांग्रेस कब कहां जाएगा वो किसी को पता नहीं है। कभी तृणमूल कांग्रेस इस तरफ जा रहा है, कभी आप उस तरफ जा रहा है। जिस ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इस जोट का फेस बनाना चाहती थी, देश की प्रधानमंत्री बनाने के लिए इन्होंने प्रपोजल लिए थे, आज वही मल्लिकार्जुन खड़गे की जो आह्वान है उसमें तृणमूल कांग्रेस नहीं है। तो संसद में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आज छठा दिन है जब संसद में थोड़ी चर्चा होती हुई दिखाई पड़ रही है। नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं संसद भवन से हमारे साथ।
जुड़ चुके हैं नीरज सिंह। नीरज, आज आखिरकार 5 दिनों की बर्बादी के बाद 5 दिनों में अगर देखिए तो 75 मिनट, यानी अगर आप थोड़ा इसका औसत निकालिए तो हर दिन सिर्फ 15 मिनट कार्रवाई चली, जबकि हम जानते हैं करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन खैर, आज आखिरकार सांसद लौटे, चर्चा में लौटे। लेकिन लौटने के बाद भी ऐसा लग रहा है क्या कि विपक्षी सांसद कहीं ना कहीं जो काम पहले संसद के बाहर कर रहे थे वही अब संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वही चीज कर रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल कर रहे हैं। और आप देखें कि विपक्ष के भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं वो एकजुट दिखाई नहीं दे रहे हैं। भले ही लगातार सत्ता पक्ष पर जरूर ये प्रहार करते हैं, लेकिन आप देखें कि अपने अपने मुद्दों को लेकर, कार्य स्थगन प्रस्ताव को लेकर भी आप देखें कि किस तरह की स्थिति है वो संसद के अंदर बनी हुई है। 9 अलग अलग तरह के कार्य स्थगन जो प्रस्ताव हैं वो सामने आए। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि भाई किसी एक जो चर्चा है उस पर तो आप एक राय रख लीजिए, उसके बाद उस पर चर्चा कराई जा सकती है। आप देखें कांग्रेस की तरफ से अडानी के मुद्दे को लेकर और ईवीएम के मुद्दे को लेकर जो चर्चा है, कार्य स्थगन प्रस्ताव है, वो दिया गया है। आप देखें तृणमूल चाहती है कि जो महंगाई, बेरोजगारी और कीमतों में जो बढ़ोतरी है उस पर चर्चा हो। आप देखें सपा की जो स्थिति है वो संभल पर आज उन्होंने लोकसभा में कह सकते हैं कि अपना जो रुख है वो स्पष्ट किया। और जब विपक्ष के तमाम नेता वॉकआउट कर बाहर आए तो उसमें तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो उस विरोध में शामिल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं तृणमूल ये बता रही है कि वो अब बड़े जो दल है उसकी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी के हाथ में ना तो कुछ है और ना ही कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है उन मुद्दों पर एकजुटता तमाम जो विपक्षी दल है उनके द्वारा नहीं दिखाई देती है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी अब न्यायपथ्य के कह सकते हैं कि पीछे धीरे धीरे जा रही है और दूसरे जो दल हैं वो आगे बढ़कर अपनी जो स्थिति है वो मजबूत कर रहे हैं। तृणमूल की तरफ से तो स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया कि कांग्रेस पार्टी अब उस तरह की बड़ी भूमिका में नहीं है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तमाम जो जनता है उनको नकार देती है। टीएमसी वो एक बड़े दल के रूप में अपने आप को कह सकते हैं कि दावा पेश कर रही है। तो एकजुटता बिल्कुल भी विपक्ष के लोगों में नहीं दिखाई देती है। नीरज, एक बात जो और एक बात, जब एक स्थिति ये थी, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, आप भी अपनी बात कहिएगा। मैं ये कह रहा था कि जो पिछली बार से इस बार में देखें तो टीएमसी तो पिछले सत्र में भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रही थी, लेकिन आज एक और नई चीज देखने को मिली कि अब सपा भी जो है वो अलग रुख ले रही है। तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए एक और बड़े खतरे का संकेत है कि पहले टीएमसी और अब सपा भी किनारा कर रही है। कल को कोई और दल भी आकर के जो विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं वो कांग्रेस के साथ इस तरह का सहयोग कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप देखें कि शुरुआत में ही जब लोकसभा में सपा की तरफ से संबल के मुद्दे पर अपनी जो बात है वो रखी गई और ये कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश था कि जो कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दे को लेकर लोकसभा में या राज्यसभा में बात करना चाहती है उस मुद्दे पर कम से कम सपा सहमत नहीं है। वो चाहती है कि संबल जैसे इश्यूज पर बात हो। और आप देखें कि इस इंडी गठबंधन की जो स्थिति आप उससे समझें कि एक समय था कि जब ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी जो गठबंधन है उसका नेता स्वीकार करने के लिए तैयार थी। आप देखें कि यही वो स्थिति है जब नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन के नेता बनाए जाने की जब बात हुई थी तो सबसे ज़्यादा जो विरोध है वो ममता बनर्जी की तरफ से ही आया था। और अब भी स्थिति करीब करीब वैसे ही बिखराव वाली है कि आप देखें कि पहले नीतीश कुमार को उन्होंने नेतृत्व को ठुकरा दिया और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व को ठुकराने की बात तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गठबंधन एक जो वैचारिक जो एक सीमा पर और जो कह सकते हैं एक समान स्थिति पर आया था वो अब बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अलग रास्ते पर चल रही है, तृणमूल अलग रास्ते पर चल रही है और समाजवादी पार्टी एक अलग रास्ते पर चल रही है। तो तीनों ही जो दल हैं वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडी गठबंधन की जो स्थिति थी शुरू में अब वैसी स्थिति नहीं है और सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि अपनी पार्टी का फायदा किस तरीके से है। कांग्रेस पार्टी के पीछे लगने को वो अब तैयार नहीं है। जी, एक बात और नीरज कि ये पक्षी गठबंधन के बीच गतिरोध है वो तो खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जैसे 5 दिनों का कामकाज खराब हो चुका है और हम जानते हैं कुल 19 बैठकें होनी थी, 5 दिन गुजर गए, अब तो 14 दिन रह गए। अब जाकर के क्या को लेकर के
जो बिजनेस है उसको लेकर के सरकार कोई संशोधन कर रही है, या पहले की तरह जो 16 बिल थे, हालांकि अब उसमें वक्फ बिल को माइनस कर दीजिए क्योंकि वक्फ बिल की जो मियाद है वो बढ़ा दी गई है, तो क्या जो सरकार के पहले के 15 बिल थे उन सारे बिल को पास कराने सरकार की नीति रहेगी, सरकार की योजना? देखिए, बिल्कुल सरकार की नीति है और सरकार ये चाहेगी कि जो समय है वो अगर बढ़ाना पड़े संसद के दोनों ही सदनों का, तो उस समय को भी बढ़ाया जाए। सामान्यतः 5 से 6 बजे तक कार्रवाई होती है, लेकिन उस कार्रवाई को बढ़ाया भी जा सकता है और सरकार की पूरी कोशिश है कि जो तमाम बिल संसद के दोनों सदनों में सरकार लेकर आ रही है उन बिलों को पास किया जाए। आप देखें कि इतने दिनों के गतिरोध के बाद आज दोनों ही सदन चले हैं, तमाम नए सदस्यों ने अपने सवाल भी पूछे हैं और आप देखें दोनों ही सदनों में, राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, वहाँ पर दोनों 2 बिल हैं, उन पर जो चर्चा है वो भी चल रही है। आप देखें विदेश मंत्री जयशंकर ने चाइना और भारत की जो स्थिति है खासतौर से LAC पर लेकर एक बयान भी दिया और बताया है कि जो स्थिति है वो धीरे धीरे सुधर रही है और इस स्थिति को सुधारने में हमारी जो भारतीय सेना है उसका भी बड़ा एक हाथ है और कूटनीतिक प्रयासों की जो सफलता है वो अब भारत चीन संबंधों में और खासतौर से सीमा विवाद में दिखाई भी दे रही है। बिल्कुल, ये दिखाई पड़ रही है और जाहिर सी बात है, अब कम से कम जिसे कहते हैं ना कि 5 दिन चलिए बर्बाद तो हो गया, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि सरकार इसको बढ़ा भी सकती है अगर उनके जो सरकार के कामकाज है उनको पूरा करने के लिए बढ़ाना पड़े। उम्मीद यही है कि सब लोग अब इसमें सहयोग करेंगे 5 दिन की बर्बादी के बाद ही सही। सारे अपडेट देने के लिए देखिए, बिल्कुल सहयोग करेंगे और करना भी चाहिए क्योंकि जी आप कर लीजिए, जरूर 2 लाइन बोल लीजिए आप। मेरा मतलब वही है कि करना भी चाहिए लालचंद, क्योंकि तमाम जो देश के जो तमाम लोग हैं वो अपने संसद सदस्यों की तरफ निगाह उठाकर देखे हुए हैं कि वो किन किन मुद्दों को उठाते हैं और आप देखें कि सैकड़ों करोड़ों का जो रकम है वो संसद की कार्रवाई में खर्च भी होती है। तमाम महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको पास किए जाने की ज़रूरत है और जिसका सीधा का सीधा जो लाभ है वो आम जनता को होता है। तो आम जनता चाहती है कि उनके सदस्य जो पार्लियामेंट में गए हैं वो विचार अपने रखें, तमाम बिलों पर चर्चा करें और जनता है उसकी बेहतरी के लिए कार्य करें। इसलिए संसद के दोनों सदनों का चलना काफी जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, जुड़ने के लिए, संसद भवन से और सारे अपडेट देने के लिए। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और वो खास चर्चा होने वाली है कि संभल का जो बवाल हुआ था उससे उठ रहे हैं कई सवाल, और ये सवाल संभल की सड़क से लेकर के संसद तक उठ रहे हैं और कई बड़ी साजिश का खुलासा भी हो रहा है। इसी पर करेंगे खास चर्चा। अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा ने कहा इंजीनियर बनूं, बन गया। हस्बैंड बनूं, वही बन गया। पर मूर्ख बनूं तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि संभल बवाल पर उठ रहे हैं कई सवाल और कई साजिश का भी खुलासा हो रहा है। तो संभल में उत्तर प्रदेश के जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा और आगजनी को लेकर विपक्ष हमलावर है। प्रशासन इस बीच स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हालात को सामान्य बनाने में जुटी है, लेकिन ये सियासत है। अपने अपने मोहरे चलने के लिए राजनीतिक दल बेताब हैं। सहानुभूति की सियासत में अगवा बने समाजवादी पार्टी ने संभल जाने की जोर आजमाइश की, तो फिर कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी।
लखनऊ में मीडिया के सामने भीड़ लगाकर कांग्रेस के अध्यक्ष संभल जाने को तैयार थे, लेकिन पुलिस ने इजाजत दी नहीं। तो अब राहुल गांधी संभल जाने वाले हैं। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि संभल हिंसा सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। भाईचारे को गोली मारी गई है। खुदाई की बातें बीजेपी और उसके सहयोगी कर रहे हैं। इससे देश का भाईचारा खत्म हो जाएगा। तो राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने मोर्चा संभाला और पुलिस की बर्बरता पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन दंगाई पत्थरबाजी करने वालों पर सपा पूरी तरह खामोश रही। कोर्ट के आदेश से सर्वेक्षण का काम शांतिपूर्ण भी तो हो सकता था, लेकिन लोगों को भड़काने वाले, सड़क पर पत्थर लेकर उतारने वाले कौन थे? संभल मस्जिद के सर्वे से जुड़े मामले में आज इस बीच मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। सर्वे के आदेश को रद्द करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाकर उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी थी मुस्लिम पक्ष को। तो संभल मस्जिद पर हिंदू संगठन ने हरिहर मंदिर होने का दावा किया था और इस मामले में जो स्थानीय अदालत है उसने सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन यह सर्वे स्थानीय नेताओं को मंजूर नहीं था। तो सवाल यह है कि जिस वर्शिप एक्ट का 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देकर के किसी भी सर्वे पर सवाल उठाया जाता है, तो इस एक्ट को लाने की हड़बड़ी और मजबूरी भी तो समझी जा सकती है कि क्या हड़बड़ी थी उस समय, क्या मजबूरी थी। एक खुलासा भी हुआ है। वो खुलासा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में जो असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं, जो बड़े मुखर हैं, उनके पिता वो भी सांसद हुआ करते थे, उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में इसका खुलासा किया था कि कांग्रेस ने तो ये कानून बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की मांग पर और उनके दबाव में बनाया था। दरअसल जिस दौर में मुस्लिम तुष्टीकरण की होड़ मची हुई थी, तो कांग्रेस अपने वोट बैंक को हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। अयोध्या में बाबरी ढांचे गिराए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जरिए एक समुदाय का भरोसा जीतना चाहती थी, लेकिन हड़बड़ी का यह निर्णय देश में हर जगह सवाल खड़े कर रहा है। और आज भी उस एक्ट के बावजूद अदालतें जो हैं वो सर्वे के लिए हरी झंडी दे रही हैं। तो अखिलेश यादव जो कि आज लोकसभा में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि संभल में जो खुदाई की बात बीजेपी और उनके समर्थक करते हैं, ये खुदाई हमारे देश का सौहार्द, भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, पीछे में वही जियाउर रहमान बर्क बैठे हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है संभल मामले में। इस बीच कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी हर मुद्दे से ध्यान भटकाती है। हमने अडानी मुद्दे पर भी नोटिस दी है और संभल मुद्दे पर भी नोटिस दी है। संभल में जो जिस तरह कल हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता और प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, अन्य नेताओं को रोका गया, हम शांति बहाली के लिए जा रहे हैं, वो हमारे लिए प्राथमिकता है। ये भाजपा की लगाई हुई आग है हर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी संभल जाएंगे सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए। राहुल गांधी की जुबान बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं, संभल जाएंगे पॉलिटिकल टूरिज्म करने। वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं। और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहां इनकी जुबान नहीं खुलती। तो वहीं भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि न्यायालय पर हमला न्यायालय कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कई बार केस जब विशेष होते हैं तो कानून को अपनी कार्रवाई करनी पड़ती है। संभल में न्यायालय पे हमला हुआ है, मोदी जी पे केवल नहीं, और न्यायालय पे हमला
न्यायालय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये तमाम बातें चल रही हैं, तो कई सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल संभल की सड़क से लेकर के देश की संसद तक उठ रहे हैं। हमने आपको बातें भी सुनवाई, आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ में चंचल यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते आपका भी चंचल यादव जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं ज़रा चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, ये संभल का जो बवाल है, इससे सवाल तो कई उठ रहे हैं, और ये सवाल संभल की संसद से संभल की सड़कों से लेकर के और देश की संसद तक उठ रहे हैं। लेकिन आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सवाल उठा करके भी सवालों से बचने की कोशिश हो रही है, या सवालों को ढकने की भी कोशिश हो रही है क्या? लाल जी, संभल का जो मामला है और संभल की जो घटना है वो आप कह सकते हैं कि बहुत दुखद है जी। 4 जो लोगों की जान भी गई है उसमें, इसको तो आप दुखद कह ही सकते बेशक हैं, लेकिन सियासत उतने ही शर्मनाक है। सियासत में इसलिए शर्मनाक कहूँगा कि देखिए, संभल को अभी पिछले 6 दिन से वहाँ की जो हालात को संभालने में एडमिनिस्ट्रेशन की जो वहाँ पे मुस्तैदी है, और एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि जो घाव दिए गए हैं उसको कम से कम तुरंत भरने के लिए अपनी कोशिशें हो रही है। सवाल ये है कि एक कोर्ट के एक आदेश, सर्वे के आदेश पे इतना बवाल क्यों? और सवाल ये है कि कोर्ट के जिस आदेश को लेके ये सर्वे किया गया, तो उस कोर्ट के इस आदेश पर चुनौती क्यों? तो सवाल, इस बात को समझने की आज जरूरत है कि संभल के इस मामले से कितने सवाल उठ रहे हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके ये र्यूमर फैलाया जाता है कि इस देश में कोई किसी भी मस्जिद मंदिर कहीं पे कोई जांच नहीं हो सकती है, तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ में आप एक तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात जब संभल में कहा जाता है, एक तो पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां नहीं लागू होता, जो बात कोर्ट में कही गई थी, जो एएसआई के संरक्षित धरोहर है। तो क्या संभल के वो मस्जिद आज एएसआई के धरोहर में संरक्षित है? अगर वो नहीं है, अगर है, तो आप ये 1991 का हवाला देके आप चाहते हैं इस देश के बहुसंख्यक और उसकी आस्था और उससे जुड़े हुए जो मामले हैं उसको आप एकदम चुप करा दें। अखिलेश यादव कहते हैं कि जब आप खुदाई की बात करते हो तो भाईचारा किससे खुदाई हो रही है, यहाँ देश की गंगा जमुनी तहजीब जो है लूट रही है। तो 500 साल इस राम मंदिर के आप एक रामलला विराजमान के मंदिर में इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर ये देश की गंगा जमुनी तहजीब इतनी मजबूत होती तो 50 गज की जमीन इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था उसमें यह समझौता हो गया होता, वो नहीं हुआ। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही रामलला विराजमान की आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप एक भव्य मंदिर देखते हैं जी। तो आप एक जो सियासत कर रहे हैं, संसद में कर रहे हो या संसद के बाहर कर रहे हो, तो ये चीज देश अब ये जान रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस तरह से एक धोखा किया गया था, जो खुद ओवैसी साहब के पिताजी का एक ड्राफ्ट अभी आप देखिए सामने में है कि वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के दबाव में नरसिंह राव ने इसको लाया था। जी बिल्कुल, ये तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, और ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड भी हैं। मैं सीधे चंचल यादव जी का रुख करता हूं। चंचल जी, किसी विवाद को सुलझाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आपस में बैठ करके बात कर लो और जो एक दूसरे को गिव एंड टेक कर सकते हो दे करके सुलझा लो, ठीक। दूसरा तरीका होता है जो कि अयोध्या में हमने देखा कि अदालत ने तय किया, उसे सभी पक्षों ने मान लिया। ये जो तीसरा तरीका जो आया है कि सड़क पर उतरो, पत्थर लेकर उतरो और वहीं पर मामले को सुलझाओ, अगर अदालत के आदेश को चुनौती देनी हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है। 19 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में वही अदालत जाया जा सकता था जिस अदालत में बाद में गए, लेकिन अदालत नहीं जाकर के सड़क की तैयारी की तो असली दोषी कौन, और भाईचारा की खुदाई असल में कर कौन रहा है? चंचल यादव जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 4 पंक्तियां मैं बोल देता हूं, इन्होंने बीजेपी के लोगों ने, नेताओं ने आत्मसात कर लिया है। ऐसी वाणी बोलिए झगड़ा आपस में हो, दंगा
आपस में होए, हिंदू मुस्लिम कटमरे सत्ता अपनी होए। बीजेपी का हमेशा से एक इनका जो चाल चरित चेहरा रहा है, बांटो और राज करो की नीति पे बीजेपी ने काम किया है। मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात बताना चाहता हूं, आपको याद होगा इसी हिंदुस्तान में जो आपने गंगा जमुनी तहजीब की बात करी थी, मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था जो महफिल रघुपत राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था, कभी कन्हैया की महिमा रसखान सुनाई देता है। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में और मुसलमान। चंचल जी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हर शख्स के चंचल जी सच कहूं तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद 47 में देश बट गया। चंचल जी ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसके बावजूद 47 में देश बटा, कश्मीर घाटी खाली हो गई और जगह जगह पर इस तरह के टकराव आ रहे हैं। सुनिए लालचंद जी, आपने जो सवाल जिक्र किया, मैं आपको बताऊं कि 19 तारीख को रिट दाखिल होती है। रिट दाखिल होने के बाद तत्काल फैसला आता है, बगैर दूसरे पक्ष के सुने हुए। दूसरे पक्ष को बगैर अदालत में ऐसा प्रावधान है और फैसले के बाद तत्काल ऐसा कानूनी प्रावधान है। चंचल जी, कमिश्नर साहब है, सुनिएगा लालचंद भाई, ये वही कमिश्नर है जो रामपुर वाला है, ध्यान रखिएगा। कौन कमिश्नर है उसको छोड़ दीजिए, उसी कमिश्नर के खिलाफ ऊपरी अदालत में गए, स्टे ले आए ना, वही करना था, सड़क पर पत्थर लेकर नहीं आना था। मैं उस बात पे आ रहा हूं, एंकर महोदय सुनिए। हाँ, अब उसके बाद फिर जो है ये तत्काल फैसला होता है, तत्काल शाम को सर्वे की टीम भी चली जाती है और मुसलमान भाइयों ने, जो संबंध के लोग जो है गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास करते हैं, भाईचारे में विश्वास करते हैं, कभी दंगा नहीं होता वहां पे, उन लोगों ने बाकायदा सपोर्ट किया और मतलब एक दूसरे को जो है सर्वे हुआ। ये आप 19 तारीख की बात कर रहे हैं ना, ये 19 तारीख की बात कर रहे हैं ना आप। रोका गया, सुनिए ना लालचंद भाई, पूरा वाकया सुनिए, चूंकि आप पूरी बात नहीं बताते आप लोग, मैं बताता हूँ। अगले दिन जो है लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया, फिर भी मुसलमान समाज के लोगों ने सारा दिन दिखाते हुए वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, बाकायदा उन लोगों ने अपनी नमाज पढ़ी और अगले दिन। इसके बाद जब बवाल तब होता है जो 24 तारीख को दोबारा सर्वे करने के लिए 23 तारीख की रात में अनाउंस किया जाता है कि कल सुबह 6 बजे सर्वे होगा, ठीक है, संडे के दिन। हाँ, तो इसमें क्या हो गया? इसके बाद लालचंद भाई 10 सेकंड और बात आ जाने दीजिए। इसके बाद जो है भाईचारा कमेटी ने कहा कि भाई 29 तारीख को सुनवाई होनी है कोर्ट में, आप 4-5 दिन रुक जाओ, सुनवाई हो जाएगी, उसमें जो फैसला आएगा कल लेना। सर्वे कहीं भाग थोड़ी रहा है, कोई भाग थोड़ी नहीं। मुझे एक बात बताइए, जब 19 तारीख को सर्वे हुआ, 22 तारीख को वहां पर जुमे की नमाज हुई, 22 तारीख को वहां शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज हुई, तो 24 को यह बवाल क्यों हुआ? इस बात का जवाब दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि 19 से 24 के बीच में अदालत में जाकर के वही काम क्यों नहीं किया गया जो बाद में किया गया? 4 मासूमों की जान जाने के बाद अदालत गए, 19 से 24 के बीच में चले जाते, अगर कोई आपत्ति थी तो ले आते स्टे। किसने रोका था अदालत जाने से? लालचंद भाई सुनिए, वो गए तभी तो जाकर के 29 तारीख को डेट पड़ी, सुनवाई की, उसी दौरान गए वो। इस बात को करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। क्या जाने के बाद मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, अगर सरकार को यह मालूम था कि उनका LIU है, इनका इंटेलिजेंस है, जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर लंबी छोड़ते हैं ये भाजपाई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, क्या साजिश? मैं अभी भाजपा सपा की बात ही नहीं कर रहा था। अब आपको याद होगा बहराइच में विधायक सर्वेश्वर सिंह ने 9 भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ FIR कराई। इस पर फिर कौशल जी का जवाब, कौशल जी आइए, कौशल जी आइए और जवाब दीजिए। कौशल जी सीधे वो कह रहे हैं, मुझे लगता है आपके पास चौपाई बहुत सारे तैयार रहते हैं, आपके पास भी। वो उन्होंने एक चौपाई सुना दी कि बीजेपी ये करते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें सुनाई। मैंने कहा ये बातें सुनते सुनते तो देश बट गया, कश्मीर खाली हो गई, कश्मीर घाटी, और भी कई जगहों पर बवाल हो रहे। अरे मणिपुर भी तो खाली हो रहा है। हाँ, वो भी हो रहा है, उसको भी अकाउंट में लेंगे। मणिपुर भी खाली हुआ, कश्मीर भी खाली हुआ। किसी जमाने में पंजाब में भी आतंकवाद था, असम में भी था, नागालैंड में भी था, मेघालय में भी था, मिजोरम में भी था, सब जगह आतंकवाद था। इस देश ने क्या क्या नहीं देखा है, बताइए कौशल जी। लालचंद जी, बहुत देर से सुन रहा हूं और हमारे समाजवादी पार्टी के दोस्त बोल रहे हैं जी। मुझे ये बताइए, गंगा जमुनी तहजीब की बात तब क्यों नहीं की गई जब राम मंदिर पे ओपन ऑफर था कि राम जन्मभूमि, काशी और मथुरा
देश के बहुसंख्यकों को देनी चाहिए। क्योंकि देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ था। ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। गांधी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि जो न जाना चाहे वो रह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बंटवारा हिंदू मुसलमान के बेसिस पे नहीं हुआ था। उस समय 3 करोड़ मुसलमान भारत में ही रुक गए जो जाने वाले थे। जिन्ना की मौत हुई और नेहरू लियाकत का समझौता हुआ, और उस समझौते में दोनों ने ये कहा था कि हम अपनी अपनी माइनॉरिटीज का जो रुकना चाहे हम उनका सम्मान करने के। यहाँ पर एक चीज मैं जोड़ दूं, यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहता हूं कौशल जी, यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहता हूं। BR अम्बेडकर जैसे जो दूरदर्शी नेता थे, उनका कहना था कि अगर धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है तो आबादी का कंप्लीट ट्रांसफर होना चाहिए। जी बिल्कुल लालचंद जी, ये पाकिस्तान जो लिखी गई थी, भारत का विभाजन द पाकिस्तान के नाम पे अम्बेडकर की जो किताब है, उसमें ये अम्बेडकर साहब ने साफ लिखा है कि अगर जब बंटवारा हुआ है तो एक एक आदमी अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे चल के ये समस्या करेगी। बिल्कुल, और समस्या हो रही है और वही समस्या हो रही है और उसी पर राजनीति हो रही है। अब देखिए, एक तरफ बहुसंख्यक जो हिंदू है उसको देखिए, उसको ये देखिए कि सबरीमाला के केस में 2 माइनॉरिटी समुदाय की महिलाएं जाती हैं, अपने महिला राइट के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। ठीक है। और हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट संविधान की बात करते हुए 5 जजेस की बेंच में सुनती है और अभी 7 जजेस को मामला रेफर है। इसके अलावा वही कोर्ट है कहती है कि गंगा जमुना के अंदर और नदियों के अंदर गणेश की प्रतिमा को विसर्जित मत कीजिए, दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित मत कीजिए। छठ अभी हुई थी, जमुना का क्या हाल है, उन्होंने छठ में भी अर्घ देने के लिए मना कर दिया कि वहां जाके मत दीजिए। एक तरफ तो मेजॉरिटी बहुसंख्यक कोर्ट के हर आदेश को मान रहा है, और यही नहीं, पिछले 5 साल से दिवाली भी अपने मन की नहीं मना पा रहा है, पटाखों के बैन को एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अलावा अभी केरल में एक फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में पेटा के लोग जाकर के ये कंप्लेन करते हैं कि हाथियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, और बकरीद के दिन पेटा वाले गायब रहते हैं, बकरीद के दिन पेटा वाले गायब रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक तरफ तो ये देखिए कि एक तरफ एक समुदाय है जो कोर्ट के उन सारे आदेशों को मानता जा रहा है संविधान के नाम पे, ठीक है, संविधान की रक्षा के नाम पे। दूसरी तरफ दूसरा समुदाय है जो कोर्ट की आर्म ट्विस्टिंग करता है। पहले दंगा करेंगे, लोगों को मारेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट उसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लेते हुए ये कहता है कोई ऑर्डर नहीं पास किया, मेरिट पे कुछ नहीं बोला, उसने कहा कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं। हमारे देश के जो राजनेता है जो तुष्टीकरण के नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं, वो अपनी दुकान में दोबारा। ठीक है, मैं आता हूं चंचल जी आपके पास भी आऊंगा, चंचल जी आपके पास भी आऊंगा, चंचल जी आ रहा हूं। ठीक है, चंचल जी आ रहा हूं। आपके ऊपर तो और सवाल मेरे हैं, आपके ऊपर मतलब आपकी पार्टी के ऊपर सवाल है, लेकिन मैं जरा पहले विनोद जी को शामिल करता हूं। विनोद जी, हाँ ले लीजिए। विनोद जी, समाजवादी पार्टी का तो आपने रुख देख लिया, लेकिन सवाल यह है कि अब देखिए कांग्रेस क्या कर रही है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के, हालांकि यहां भी हमारे पास प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि कांग्रेस जैसी बड़ी विपक्षी पार्टी जब कहीं दूसरी, संदेश खाली में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती, महाराजगंज में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती जब गोली से मार दिया जाता है एक को, अब जाकर के कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि संभल पहुंचे किसी तरह से। ये कांग्रेस जैसी पार्टी के रवैये पर क्या कहेंगे विनोद जी? मैं तो लालजी चंचल भाई के बात से बहुत इम्प्रेस्ड हुआ हूँ, बहुत शानदार। सेक्युलरिज्म पे वो जो इतना कमाल का बोल रहे हैं, वो जो कविता सुनाई थी, हाँ, रियली बहुत फैंटास्टिक। मैं साधुवाद दूंगा उनको कि कम से कम ये गंगा जमुनी तहजीब को इतना बेहतर से जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि तो आपने जो सवाल किया वो तो एक कंपटीशन है सपा में और कांग्रेस में, इसलिए सपा कहीं आगे ना हो जाए संभल मामले में तो कांग्रेस उसके पीछे फॉलो कर रही है। यहाँ भी कंपटीशन, यहाँ सपा के सांसद वहाँ कमेटी बनी कि वहाँ हमारे ऑब्जर्वर यहाँ जाएंगे, सपा संभल में जाएंगे माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में, तो सपा के वहाँ कांग्रेस उन्होंने जाने की कोशिश, अजय राय वहाँ पे जमीन पे लेट रहे थे कि मुझे भी जाने दो। तो ये तो उनकी आपस की लड़ाई है, लेकिन राहुल गांधी भी जा रहे हैं संभल। डेफिनेटली उनको जाना चाहिए, प्रतिपक्ष के नेता हैं वो, डेफिनेटली
देश में कहीं ये बात होती है तो उनको जाना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी से तो लोग पूछेंगे कि आपको जो रामगोपाल मिश्रा की जो दर्दनाक मौत वही मैंने पूछा, महाराजगंज क्यों नहीं गए? हाँ सही बात। सवाल इसका नहीं है, सवाल यह है कि जो सेकुलरिज्म पे अच्छी अच्छी बातें सुनने में तो बहुत मजा आता है, गंगा जमुनी तहजीब पे चंचल भाई सुनने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन इस देश का सेकुलरिज्म आप देखिए कि एक जगह आप प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं और आप कहते हैं एक समुदाय को कि आप अपने धार्मिक केंद्रों और आस्था के केंद्रों को भूल जाइए, जो 1947 में जो स्थिति है उसी स्थिति को आप मानिए, लेकिन दूसरी तरफ आपका वक्फ है जो जहां उंगली रख दे, तमिलनाडु के 1500 साल मंदिर पे रख दे तो वक्फ का हो जाता है, हरियाणा के गुरुद्वारा की जगह पे रख दे तो वक्फ का हो जाता है, दिल्ली के मंदिर में रख दे तो वक्फ का हो जाता है, देश के कहीं भी आप कोई मंदिर, जगह, जमीन किसानों का जहां वक्फ कह दे वो वक्फ की होती है। आप टीएमसी का आप सब कंपटीशन में है, टीएमसी के एक एमपी कल्याण बनर्जी है, वो कह रहे हैं मुसलमान जहां नमाज पढ़े वो वक्फ का है। अब ये सवाल ये है कि ये गंगा जमुनी तहजीब में आप इस देश की व्यवस्था को रौंद रहे हैं और संभल जैसी स्थिति आप हर जगह खड़ा करना चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस देश में जस्टिस के लिए संविधान है और जिस संविधान की आप दुहाई देते हैं और हाथ में और इलेक्शन में बताते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान तो उस दिन खतरे में था जब वक्फ बोर्ड के बात को लेके आप इतने एग्रेसिव हैं, आप एक सर्वे कोर्ट के बात को लेके आप सड़क पे आते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, लोगों की जान जाती है, तो संविधान आपको खतरे में नहीं दिखता। संविधान पर असल खतरा वही है जब इतना गुस्सा हो जाते हैं कि बोतल फोड़ देते हैं जेपीसी के अंदर जाकर कल्याण बनर्जी। हाँ, शीशे का बोतल अपना भी घायल कर लिया बेचारे ने। खैर, चंचल जी एक बात बताइए, ये जो गंगा जमुनी तहजीब है और इसमें जो जिसे कहते हैं कि बिल्कुल अच्छा किया आपने, चाहे वो आपने आपकी पार्टी ने अखलाक को मदद दी हो या संभल में जो मारे गए उनको मदद देने की बात हो, अच्छा लगता है। मैं ये कहता हूं कि यही वाली चीज जो है वो बाकी जगहों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं आ पाती, क्यों नहीं एक दृष्टि से देखती है समाजवादी पार्टी? सीधा आपकी पार्टी पर ही सवाल उठा रहा हूं मैं। देखिए लालचंद भाई, मुझे तो बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है कि आप इतने बड़े एक्टर होकर के, इतने एंकर हैं, इतने बड़े पत्रकार होकर के आपको कोई जानकारी करके नहीं बैठते हो आप। मुझे है जानकारी है, मैं बताता हूं, सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी महज 1 महीने के अंदर में एक घटना हुई थी लखनऊ के अंदर, पुलिस कस्टडी में अमन गौतम की डेथ हुई थी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 लाख का मुआवजा भिजवाया था। ठीक है। दिल्ली में कांवड़ियों की करंट लगने से मौत हो गई थी। सब कांवड़ियों को, आपको याद होगा, हमारे क्रांतिकारी साथी हमारे मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि कहां जाता है, मतलब कितने लोगों को मुआवजा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, उन कांवड़ियों को भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुआवजा भिजवाया था। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं आपको, तीसरा एग्जाम्पल बताता हूं आपको। रैट माइनर्स जो वहां पे जो उत्तराखंड में जो रैट माइनर्स थे, जिन लोगों ने जाने बचाई थी, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बुरे वक्त में खड़े हुए थे। और आप विश्वास कर लीजिए लालचंद भाई, सांप्रदायिक टकराव की बात कर रहा हूं, पार्टी कर रहे, कोई भी दीन दुखिया कोई भी आता है, मैं सांप्रदायिक टकराव की बात कर रहा हूं कि आप हमेशा एक पक्ष में खड़े क्यों नजर आते हैं? उसकी मदद करने का काम करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो हमारे मिश्रा जी भी गुमराह कर रहे थे एक्ट ऑफ वर्शिप को लेकर के, मैं पूछना चाहता हूं, आ रहा हूं कौशल जी, आ रहा हूं। क्यों कर रहे हो? उसमें जो है, जो हमारा उपासना एक्ट जो 1991 का है, उसमें बकायदा ये कहा जाता है कि जो कोई भी मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग से सुनवाई की है। चंचल जी, चंचल जी, मैं थोड़ा सा ये सबमिशन मेरा है, ये सबमिशन है मेरा कि जब ज्ञानवापी पर सुनवाई हो रही थी, जब ज्ञानवापी पर सुनवाई हो रही थी तो अलग से सुप्रीम कोर्ट ने 91 के एक्ट पर सुनवाई की और तब ग्रीन सिग्नल दिया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं पूरी बात, अब आप बीच में बोले जनता समझ नहीं पाएगी। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं कि आप हर मंदिर के नीचे आप शिवलिंग, अरे मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हो, अब मंदिर के नीचे आदमी फिर बौद्ध स्तूप मिलने लगेंगे, बुद्ध की मूर्तियां मिलेगी, प्रतिमाएं मिलने लगी, तो देश कहां ले जाना चाहते हुए? मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, अरे भैया आप ये व्यवस्था बनाओ ना, चाइना से कंपेरिजन करते हो आप, चाइना का कुछ बजट हमारे टोटल, आप क्या चाहते हैं कि सनातन और हिंदू अगर कहीं पर बिलीव करते हैं कि यहाँ पर कल की अवतार होना है तो उस पर दावा छोड़ दें? शिक्षा के बजट को लगातार डाउन कर रहे हो, किसान परेशान। ठीक है, कौशल जी को मैं लाता हूं। कौशल जी जवाब दीजिए, आप संभल खेलना चाहते हो, कौशल जी जवाब दीजिए। बांटने की बात आ रही है, अरे बता दो आपको लालचंद भाई, बांट दिया इस धरती को, क्या 4 सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, भारतीय धारों का क्या होगा?
सिवकी गंगा भी पानी है, आपकी बातें सुनने में तो आपकी शेर व शायरी मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि काश ये शेर व शायरी सुनकर के लोग सड़क पर ना आए, लोग पत्थर ना चलाएं, लोग देसी कट्टे से गोली ना चलाएं। खास मुझे लगता है कि ये वाले सारे शेर व शायरी अगर आप वहां जाके सुनाएं तो ये उम्मीद की जा सकती है कि सड़क पर पत्थर और देसी कट्टे लेकर नहीं आएंगे। कौशलकांत मिश्रा जी, कौशलकांत मिश्रा कंटिन्यूअस मोनोलॉग चलेगा। कौशलकांत मिश्रा जी बोलिए, जवाब दीजिए। चले चपाटे लोग हैं, कौशल जी बोलिए। जरूर सोचना चाहिए। आप सोचिए एक बात को। लालचंद जी देखिए, ये चंचल साहब जो कंटिन्यूअस, ठीक है चंचल जी अब कौशल जी जवाब देना चाह रहे हैं। चंचल जी, कौशल जी जवाब दे रहे हैं। मैं लालचंद जी आपके माध्यम से बड़ा क्लियर बता दूं, देश में अब एक ऐसी सरकार है जो तुष्टीकरण करने वाले और तुष्टीकरण के नाम पर कुछ भी नहीं होने देगी। लेकिन चंचल जी के उस सवाल का जवाब दीजिए। कौशल जी, चंचल जी के उस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप हर मंदिर में इसी तरह हर मस्जिद में जो है वो मंदिर और मूर्ति ढूंढते फिरेंगे क्या? ये पूछ रहे हैं वो। लालचंद जी, अगर हमारे देश का बाबा साहब का, चंचल जी मैंने आपका सवाल पूछ दिया है। बाबा साहब का संविधान हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करने के लिए आज के नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो दलितों के लिए रिजर्वेशन करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के काम करते हैं, तो वही संविधान हिस्टोरिकल इनजस्टिस करेक्ट करने का भी राइट हर सिटीजन को देता है। ठीक है। और जब तक ये संविधान जिंदा है, जब तक बाबा साहब का संविधान जिंदा है, हर सिटीजन को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल करने का हक रहेगा। उसको विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, तुष्टीकरण के नाम पे रोक नहीं पाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्स करेक्शन की गुंजाइश है? आप ये कह रहे हैं कि मामलों को ठीक करने की गुंजाइश होगा? 100। ठीक है। जब भी सिटीजन का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आएगा, अगर उसको एक्सरसाइज किया जाएगा तो उसको तुष्टीकरण के नाम पे नहीं रोका जाएगा। ये वादा करता हूं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया फिलहाल कौशल जी, शुक्रिया चंचल जी, और विनोद जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये ऐसी चर्चा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, अभी आपने अजमेर का सुना होगा, बदायूं का सुना होगा, ये चर्चा तो बढ़ेगी। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि हिमाचल में फ्रीबी की एक और ताजा मार पड़ी है, उसी पर करेंगे बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब बात करेंगे कि हिमाचल पर एक और ताज़ा मार पड़ गई फ्रीबी की। तो फ्रीबी की मार से लोग हलकान हैं। देश के कई राज्यों में फ्रीबी की मार से राज्य कर्मचारियों और आम लोगों तक को परेशानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में तो एक के बाद एक कई परेशानियां सामने आ चुकी हैं, और अब हिमाचल प्रदेश में सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड कर्मचारियों का पेंशन रुक गया। हिमाचल प्रदेश की सरकार इस बीच लगातार कर्ज ले रही है। अब तो लिमिट भी पार कर गई 6,200 करोड़ रुपए की। पिछले हफ्ते 500 करोड़ रुपए जब हिमाचल सरकार ने, सुक्खू सरकार ने कर्ज लिया तो लिमिट पार हो गई। उधर कर्नाटक की बात कीजिए, वहां भी फ्रीबी की बड़ी जबरदस्त मार चल रही है। वहां तो अब दिव्यांगों के कल्याण के फंड में 80% की कटौती कर दी गई। तो आज दिव्यांग कर्नाटक सरकार के इस फैसले के खिलाफ वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, अब दिल्ली की बात कर लीजिए, यहां भी फ्रीबी की मार बड़ी जबरदस्त है। और इतना ज्यादा मार है, पैसे की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि अब तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की आतिशी सरकार ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांग लिया है। तो दिल्ली का बजट पहले कभी नहीं गड़बड़ाता था, अब गड़बड़ा गया। तो भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि लूट और झूठ यही तो है कांग्रेस पार्टी। जहाँ पर भी कांग्रेस आई है, कर्नाटका हो, हिमाचल हो, तेलंगाना हो, यही मॉडल अपनाती है। हिमाचल में तो टॉयलेट पर टैक्स लग गया। अब तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बर्बादी और कंगाली लाने का काम किया है, और लोगों की प्राथमिकता नहीं है, उनको केवल अपनी प्राथमिकता दिखती है, ये निश्चित ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
तो ये जो ताज़ा मार हिमाचल पर पड़ी है, इसके बारे में अपडेट लेने के लिए जोड़ते हैं धर्मपाल, हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश जुड़ रहे हैं। धर्म प्रकाश हिमाचल से जुड़ रहे हैं, साथ में हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी जुड़े हुए हैं। पहले मैं सीधे धर्म प्रकाश के पास चलता हूँ। धर्म प्रकाश, एक से बढ़कर एक मामले आए हिमाचल से, टॉयलेट पर टैक्स, जो बसों में लेकर के जाना है सामान तो उस पर टैक्स, एक से बढ़कर एक खबरें आई, खंडन भी आई कई बार। लेकिन ये कि सारे कर्ज की लिमिट पार करने के बाद भी, हाँ एक चीज़ और मैं भूल गया, हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश आया था, तो ये सारे लिमिट पार करने के बाद भी पेंशन इस बार नहीं दे पाई। पहले भी वेतन और पेंशन में एक बार देरी हुई थी। कहाँ पूरा मामला एकदम गड़बड़ा गया क्या सुखू सरकार का? बिल्कुल, वेतन और पेंशन में देरी का जो सिलसिला है वो करीब 2 महीने पहले से, जब पहली बार ऐसा हुआ था, काफी राष्ट्रीय स्तर पर भी ये सुर्खियां बनी थी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का वेतन ही अगर प्रदेश में डिले होने लगे और सरकार के पास इतना बजट भी ना रह जाए तो अपने आप में सवाल तो खड़े होते ही हैं। दूसरा मौका इस बार आया है। इस बार जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको अपनी पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ा है। करीब 1.5 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पेंशनर्स हैं वो स्टेट में हैं, 2.5 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी हैं। कर्मचारियों की सैलरीज भी आ जाई हैं और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पेंशनर्स हैं उनको भी अपनी पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ा है। हालांकि अब से कुछ देर पहले जो पेंशन है वो क्रेडिट हो चुकी हैं लोगों के पेंशनर्स के अकाउंट में, लेकिन 3 दिन का जो ये इंतजार करना पड़ा है, इसको लेकर भी पेंशनर्स काफी नाराज हैं। कुछ जो पूर्व कर्मचारी हैं सेवानिवृत्त, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ हिमाचल में कि कोई सरकार रही हो और सैलरीज या पेंशन के लिए उन्हें सड़कों पर उतरकर धरने देने पड़ रहे हो या सरकार से गुहार लगानी पड़ रही हो। वित्तीय स्थिति की आपने बात करी, जाहिर तौर पर जो कर्ज की लिमिट है स्टेट की उसको तो पार कर ही दिया गया है, लेकिन अब जो लास्ट जो क्वार्टर है जनवरी से मार्च तक का, उसके लिए भी लोन अप्लाई करने की जो फॉर्मेलिटीज है वो शुरू कर दी गई है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अप्रैल से दिसंबर तक का एक टाइम पीरियड होता है जिसके लिए लोन की लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिर जो लास्ट का क्वार्टर होता है उसके लिए बाद में डिसाइड की जाती है लोन की लिमिट। तो वो कितनी लिमिट होगी उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया है जनवरी से मार्च तक के लिए। बाकी जो दिसंबर तक का जो लोन का लिमिट था 6200 करोड़ के आसपास का, उसकी भी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो 500 करोड़ है वो उसका इस्तेमाल कर लिया गया है। यानी कि जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है और अब लास्ट क्वार्टर के लिए भी लोन अप्लाई कर लिया गया है। जाहिर तौर पर लोन जो लिया जा रहा है उसकी वजह से वित्तीय स्थिति और सरकार की खुद की गुडविल पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 25,000 करोड़ के आसपास का लोन अब तक ये सरकार पिछले 2 साल के कार्यकाल में ले चुकी है और इसको लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर जो हमने बोलता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लेकिन एक चलिए कम से कम आपने ये अपडेट दिया कि जब आपसे बात कर रहे हैं तो आपसे थोड़ी देर पहले पेंशनरों के खाते में पैसे आ गए हैं, ठीक है, ये एक अच्छा अपडेट है। लेकिन जाहिर सी बात है 3 दिन इंतजार करना पड़ा, ऐसा होता नहीं। विनोद जी, ये हिमाचल पर ताज़ा मार, हम तो लगातार बात करते रहे, पंजाब हो, हिमाचल हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, दिल्ली हो, ये फ्रीबी का आने वाले दिनों में, मैं ये मतलब ये तस्वीर भयानक है। आने वाले दिनों में और क्या क्या देखना पड़ेगा फ्रीबी की मार के रूप में विनोद जी? जी, अभी आपने परसों देखा है राहुल गांधी ने जीडीपी को लेके एक बड़ा सवाल उठाया है। तो राहुल गांधी जब जीडीपी पे बोलते हैं कि जो असेसमेंट है इंडिया का, भारत का जो जीडीपी का, उसके लेके वो सवाल जब खड़ा करते हैं तो कम से कम राहुल गांधी को अपनी इस खटाखट इकोनॉमी को भी ये बात समझने की जरूरत है कि आप जो हर स्टेट में जाके इस तरह की खटाखट इकोनॉमी और ये फ्रीबी और 5 गारंटी की बात करके आते हैं, तब फिर क्या आप लोगों का या किसी भी सत्ताधारी पार्टी का या अपोजिशन में जो लोग बैठे हुए हैं कि वो जीडीपी पे चर्चा करके इस बात को रखें? अब सवाल ये है कि ये फ्रीबी का जो साइड इफेक्ट है उसको आप देखिए कि आप दिल्ली का एक नजारा देखिए जहां की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी बड़े शान से वो रेबड़ी ये चौपाल लगाते हैं और ये चर्चा कर रहे हैं उस पे, और ये बता रहे हैं लोगों को कि ये रेबड़ी मैं बांटूंगा और ये लोगों का हक है। और उसका साइड इफेक्ट देखिए कि दिल्ली सरकार को 10,000 करोड़ रुपए उधार और ऋण चाहिए अभी जो वहां इलेक्शन होने हैं उस पे खर्च करना, जबकि दिल्ली सरकार हमेशा सरप्लस में होती आप ये देखिए कि दिल्ली सरकार के बजट में कभी भी दिल्ली घाटे का 30-31 साल में दिल्ली का राजस्व कभी एक घाटे का बजट दिल्ली में नहीं हुआ था। बिल्कुल, ये दिल्ली की सरकार है जो पिछले 2 आपने देखिए टर्म से वो लगातार घाटे का बजट दिल्ली सरकार दे रही है। ये एक फ्रीबी का साइड इफेक्ट देखिए। पंजाब की बात आपने की तो पंजाब की आप हालत देखिए फ्रीबी का, भगवंत मान के कि एक फ्रीबी का जितना एडवर्टीजमेंट पे खर्चा है
उससे बहुत ही ज्यादा कम उस काम के लिए जमीन पे काम किया जाता है। सवाल यह है कि अब हिमाचल की बात जो अभी आपको बता रहे थे जी कि हिमाचल की स्थिति क्यों है ऐसी कि हिमाचल एक छोटा सा राज्य है, आप उस राज्य की संरचना को जाने बगैर ठीक है उस 5 एजेंडे के जिद पे ये खड़े हुए हैं। ठीक है। और हिमाचल की जो तंगहाली है उसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है जी। तो वो उनका 5 गारंटी है। बिल्कुल। इस बात को सुख खुद जानते हैं, लेकिन वो अब आला कमान के डर से या अपना मुख्यमंत्री का पद बचाने के डर से वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जो आप अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि आपके स्टेट का ये आपका जो लिमिट है वो 6,200 करोड़ है। आप उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं सिर्फ सैलरी देने में। आप जब फिर कर्ज लेते हैं तब आप पेंशनर का पेंशन देते हैं, लेकिन आप ओपीएस की वादा वहां करके आए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप जब इस देश के साथ, उस राज्य के साथ आप धोखा कर रहे हैं, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, हर जगह की जो ये हालत बन रही है, ये लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो लोग बात कर रहे हैं गारंटी की, उस गारंटी में कहीं ना कहीं लोगों का फंड कहां से आएगा और कितनी मार पड़ेगी। एक छोटा सा सवाल आपसे, समय की कमी है धर्म प्रकाश, लेकिन बताइएगा कि जब इस महीने ये हाल हो गया, आगे तो और भयानक तस्वीर हो सकती है। लोगों के मन में तो आशंका होगी, हिमाचल के लोगों के मन में। बिल्कुल आशंका है और नाराजगी भी है साथ साथ, क्योंकि अभी पिछले कुछ महीनों में जो लोग देख चुके हैं, जो कर्मचारी देख चुके हैं, सिर्फ कर्मचारियों से हटके अगर हम बाकी मुद्दों पे भी ध्यान दें, जैसा कि आपने जिक्र किया, हिमाचल भवन का जिक्र किया, एचपीटीडीसी की क्या हालत है, 18 होटलों को बंद करने की नौबत तक आ गई थी, हालांकि अब वो रिवर्स हो चुका है कोर्ट से। उसके अलावा जो बसों में आवाजाही के दौरान बोझ कितना उठाना है, कितना नहीं, टॉयलेट टैक्स के मुद्दे, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसको लेकर सरकार सुर्खियों में आई है। लोगों पर बोझ डालने की कोशिश थी, बाद में हालांकि सरकार के विभाग यू टर्न ले लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन लोगों के मन में, लोगों के जहन में जाहिर तौर पर डर जरूर है कि एक महीने की सैलरीज और पेंशन अगर लोन लेके आ रही है तो आने वाले महीनों में क्या कुछ हाल होगा, इस पर अगले महीने क्या होगा, ये जरूर लोगों के मन में डर स्वाभाविक है ये डर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्म प्रकाश, और साथ में विनोद जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।